प्री रिक्विजिट देखिए मीथोट्रेक्सेट के लिए क्या है, पेशेंट की कंडीशन है वो स्टेबल होना चाहिए, फैमिली है शुड नॉट बी कंप्लीट। अगर फैमिली कंप्लीट हुई होती है उसके बाद में किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो अपन को साल्पिंजेक्टमी करनी है, क्योंकि एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी का भी एक्टोपिक होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में साइज़ ऑफ एक्टोपिक है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन 4 सेंटीमीटर इसका साइज़ होना चाहिए। और ये जो बीटा एच की वैल्यू है, बीटा एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5,000 इंटरनेशनल यूनिट। इतनी बीटा एच की वैल्यू है वो होनी चाहिए, लेस देन 5,000 इंटरनेशनल यूनिट, इससे कम। कार्डियक एक्टिविटी है वो प्रीफेबली एब्सेंट होनी चाहिए। तो अपन को याद रखना है 4 और 5 है, ये याद रखना है 4, 5। ठीक है, तो इन दोनों को लेके कंफ्यूज कर देते हैं बहुत बार। एक बार एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आईएनआई के अंदर क्वेश्चन आया था यही साइज़ और ये सब लेकर के, और इसका मैनेजमेंट पूछा हुआ था बेसिक। कार्डियक एक्टिविटी शुड बी प्रीफेबली एब्सेंट। अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है तो अपन मेडिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, जब जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, जब साइड ऑफ एक्टोपिक है, साइज़ ऑफ एक्टोपिक लेस देन 3.5 सेंटीमीटर होगा, तब अपन क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है तो। बट इसके अंदर भी हाई चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के। इसके बाद में अपन को क्या करनी पड़ेगी, वही साल्पिंजेक्टमी करनी पड़ेगी या फिर साल्पिंगोफरेक्टमी करनी, साल्पिंगोटोमी करनी पड़ेगी। ओफरेक्टमी अपन कभी नहीं करते हैं, इवन बस अपन इन केस ऑफ ओवेरियन एक्टोपिक के अंदर ही ओफरेक्टमी करते हैं। तो इसमें साल्पिंगो अलग अलग ऑप्शंस हैं वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, अपन ने मैनेजमेंट कर दिया। उसके बाद में अपन को क्या करना है, ये जो बीटा एच है, बीटा एच की वैल्यूज़ है अपन को वो चेक करनी है मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद में ऑन डे 4 एंड डे 7। अगर डे 4 और डे 7 के बीच में ये जो डिफरेंस है, मैंने डे 4 के ऊपर चेक किया है, फिर मैंने डे 7 के ऊपर चेक किया है, अगर जो बीटा सी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, पहले 1 के ऊपर चेक किया, 4 के ऊपर 1 के ऊपर चेक किया, मैनेजमेंट दिया, 4 के ऊपर चेक किया, 7 के ऊपर चेक किया, तो ये जो सीरियल अपन चेक कर रहे हैं तो इसके अंदर जो डिक्लाइन है वो मोर देन इक्वल टू 15% होना चाहिए। अगर ये होता है तो सक्सेसफुल हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अपन को रिपीट करना है बीटा एच की टाइटर को मेजर करते रहना है। अगर डिक्रीज होता जा रहा है इसका मतलब ठीक है हमारा मैनेजमेंट है वो हो गया। अगर बीटा सी की वैल्यू डिक्रीज हुई है लेकिन वो 15% से कम में डिक्रीज हुई है तो अपन को मीथोट्रेक्सेट वापस से रिपीट करना है। अपन कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, अपन 3 टाइम्स तक मैक्सिमम मीथोट्रेक्सेट को अपन रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है इसका मतलब अपन इसको डिक्लेयर कर देंगे कि इट्स अ फेलियर ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट। उसका अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट ही करेंगे। अगर मीथोट्रेक्सेट देने के बाद में बीटा सी की वैल्यू डिक्रीज की जगह इंक्रीज़ हो रही है तो अपन सर्जिकल मैनेजमेंट डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, बेस्ट रूट क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक रूट है वो बेस्ट रूट होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए कि पेशेंट है वो स्टेबल है, अपन फिर अपन उसका लेप्रोस्कोपिक से कर रहे हैं, अदरवाइज अपन लेप्रोटोमी ही कर देते हैं डायरेक्ट पेशेंट का, अगर पेशेंट अनस्टेबल होता है तो। शुड बी डन ओनली इफ द प्री रिक्विजिट ऑफ द मीथोट्रेक्सेट थेरेपी। अगर मीथोट्रेक्सेट थेरेपी दे नहीं पा रहे हैं अपन तब अपन को ये करना चाहिए सर्जिकल मैनेजमेंट। अपन या फिर मीथोट्रेक्सेट अपन ने दिया लेकिन फेल हो गया तब अपन सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद में सर्जरी ऑफ चॉइस क्या हो गया, अगर फैमिली साइज़ है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर जो एक्टोपिक है उसका साइज़ है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और या फिर रप्चर एक्टोपिक है, फैमिली साइज़ कंप्लीट है, एक्टोपिक का साइज़ है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर रप्चर एक्टोपिक है, इनके कंडीशन में आप क्या साल्पिंजेक्टमी करेंगे। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो अपन लीनियर साल्पिंगोटोमी करते हैं, लीनियर साल्पिंगोटोमी करते हैं। ठीक है, टोमी करते हैं। इसके अंदर अपन को क्या करना होता है, इसके अंदर अपन डायरेक्ट बस जैसे ये ट्यूब है तो इसके अंदर यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं और यहाँ से अपन प्रेगनेंसी है उसको रिमूव कर देते हैं और इसको फिर अपन ओपन छोड़ देते हैं, ये अपने आप ऐसे हील होकर बंद हो जाता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं कौन कौन से नहीं करते इन केस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो हिस्टेरोस्कोपी अपन करने का कोई फ़ायदा नहीं। हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है कि जैसे ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस ऐसे है, तो अपन यहाँ से सलाइन डालते हैं और फिर अपन यहाँ से पोर्ट डाल के अपन विजुलाइजेशन करते हैं पूरा का पूरा। तो ये हिस्ट्रोस्कोपी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एससीजी क्या हो जाएगा कि अपन वो डाई डालेंगे, वो सब डालेंगे, वो ट्यूब से लीक हो रही है नहीं हो रही है अपन उसको देखते हैं। तो हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी करने का भी कोई मतलब नहीं है, हिस्ट्रोस्कोपी करने का भी कोई मतलब नहीं है, और कॉल्पोटोमी करने का भी कोई मतलब नहीं है। कॉल्पोटोमी होता है कि जैसे ये सर्विक्स है, यहाँ पे ये वजाइना है, तो अपन साइड के अंदर ये सिरिंज के थ्रू अपन डाल के देखेंगे तो अपन डायरेक्ट अंदर कैविटी के अंदर पहुँचते हैं, उससे अगर ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा, कल्डोसेंटेसिस, कॉल्पोटोमी ये सब अपन करके देखते हैं, तो उसका भी कोई रूल नहीं है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अपन कब करते हैं, अपन करेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता ये है कि अपन को बस वेट एंड वॉश करना है, कुछ नहीं करना कि अपने आप स्पॉन्टेनियसली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन इसके हाई चांसेस ऑफ रप्चर होता है, इसलिए अपन इसको लीस्ट प्रेफर करते हैं। प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए, एक तो पेशेंट की कंडीशन है वो स्टेबल होनी चाहिए, और जो जेस्टेशन सैक है, जी सैक है, वो अपन को विजिबल ही नहीं होना चाहिए यूएसजी के ऊपर, इतना छोटा होना चाहिए कि वो विजिबल ही नहीं हो। एचसीजी की जो वैल्यू है वो भी तुम्हारी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और वो भी डिक्रीजिंग के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ नेम्ड क्राइटेरिया है। नेम क्राइटेरिया के अंदर क्या हो जाएगा, एक ओवेरियन एक्टोपिक है, इसका जो क्राइटेरिया है वो है स्पिगलबर्ट क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम याद रखने हैं आप।
तो नेम क्राइटेरिया है वो याद रखने हैं। एक्टोपिक ओवेरियन के लिए क्या है, स्पिगलबर्ग क्राइटेरिया है। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो स्टडी फॉर्म क्राइटेरिया होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि एब्डोमिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो स्टड है। स्टड क्यों है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं, सबसे लंबे टाइम तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये बनी रहती है, तो ये स्टडी फॉर्म में क्राइटेरिया है। सर्वाइकल एक्टोपिक है, उसका है रूबिन एंड द पाल्मर एंड रूबिन, ठीक है, पाल्मर एंड रूबिन क्राइटेरिया है इसका, पाल्मर एंड रूबिन। तो ये नाम है अपन को याद रखना है, पाल्मर एंड रूबिन क्राइटेरिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि हाईएस्ट रिस्क ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबल सर्जरी है, ट्यूब की सर्जरी हुई है पहले, जैसे किसी को टीबी हुआ था, टीबी के कारण इसके अंदर साल्पिंजाइटिक इस्तेमिका नोडोसा ऐसे बन गए हैं, या फिर इसके अंदर थोड़ी सी नैरोइंग हो गई है, ये सब हुआ तो अपन ने सर्जरी वर्जरी करी है इसके अंदर, तो फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोई भी ट्यूबल सर्जरी की है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, या फिर पहले ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो भी इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है, मोस्ट कॉमन जो रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए वो है पीआईडी और साल्पिंजाइटिस। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार, मोस्ट कॉमन ऑफ द रिस्क फैक्टर पूछा है, मोस्ट कॉमन पूछे तो अपन बार बार अपन ये आंसर कर देते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल सर्जरी, लेकिन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है अपन को याद रखना है, वो क्या है, पीआईडी है, साल्पिंजाइटिस है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही होता है हर एक पेशेंट की, जितने पेशेंट हैं बहुत कम लोग होते हैं जिसकी किसी को सर्जरी हुई होगी ट्यूब की या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी होगी, लेकिन पीआईडी है ना बहुत कॉमन है। साल्पिंजाइटिस, पीआईडी के कारण साल्पिंजाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब्स हो जाएगा, वो भी कॉमन है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो एब्सोल्यूट रिस्क होती है, उसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन रिलेटिव रिस्क होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों? और ऊपर से हाई चांसेस विद द फेलियर ऑफ द ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन क्या, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर दो है, परमानेंट है या फिर अपने टेम्परेरी है। अब परमानेंट के अंदर मैंने ट्यूबल लाइगेशन किया है तो उसके अंदर क्या होगा, अगर वो मैंने इस्टमस को बाइंड नहीं करके राउंड लिगामेंट को बाइंड कर दिया, ऐसे कर दिया, और या फिर सॉरी मैंने इस्टमस को ही बाइंड किया लेकिन अच्छे से बाइंड नहीं हुआ प्रॉपर्ली, लेकिन एग रिलीज़ हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे अब क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है तो यहाँ पे वाला जो एरिया है इसके अंदर इम्प्लांटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, उसके कारण जो ये ट्यूब की मोटिलिटी होता है इसको कम कर देता है वो, तो फिर इंक्रीज चांसेस हो जाएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। हाँ, एक मैंने यहाँ पे बोला था कॉल्पोटोमी के अलावा एक होता है कल्डोसेंटेसिस भी अपन यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। अगर फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो अपन डायरेक्ट कल्डोसेंटेसिस करेंगे और अपन को उसके अंदर ब्लड मिल जाएगा, तो इसको मतलब श्योर हो जाएगा कि हाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और रप्चर हो जाएगा तो अपन को ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है, साल्पिंजेक्टमी करना है बस।